हेलो जिद्दी विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस को रेस किया था कि किस पर पीसीएस के यूपी पीसीएस कमीशन में क्लेम किया जा सकता है, जिन क्वेश्चंस को उन्होंने जिसके आंसर्स गलत दे दिए हैं जिन क्वेश्चंस के। तो सिमिलरली यहाँ पे जिस फॉर्मेट में देना है, ठीक है, आयोग को, तो 31 दिसंबर जो है लास्ट डेट है। शाम को 5 बजे तक आप आयोग के काउंटर पर जाकर डिलीवर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, जो भी आपको लगते हैं कि कोर्स करेक्शन होना चाहिए, आंसर करेक्शन होना चाहिए, या फिर आप उनको स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मेट क्या होना चाहिए और कौन से क्वेश्चंस हैं जिस पर इजीली क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पे तो डाउट है बच्चों को कि भाई उसका क्लेम उनको बहुत अच्छे से, मतलब उनका जो एविडेंस है ना, सपोर्टिंग एविडेंस है, वो बहुत अच्छे से नहीं मिल रहा है। बट इन ये जो 7 क्वेश्चन है जो मैंने नीचे अभी कवर किए हुए हैं, ये 7 क्वेश्चन पे क्लेम करना बहुत ईजी होगा रिलेटिवली टू अदर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन और हैं जो इसमें कवर मैंने नहीं किए, मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं आयोग करेगा या नहीं करेगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने उसके बारे में ब्रीफ किया हुआ था आप लोगों को। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये जो प्रारूप उन्होंने दिया हुआ है, सबसे पहले ये अभ्यर्थी का नाम होगा, अनुक्रमांक होगा यानी रोल नंबर, फिर कौन सी परीक्षा है तो ये, और विषय का नाम। ठीक है, इसके साथ में फिर इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स टेबल बनानी है, और वो मैट्रिक्स टेबल में आप चीजों को जो उन्होंने दे रखी है एज इट इज यहां पर आप लिखो, ताकि वो जो जमा करें तो वो इसको मिला सकें। ठीक है, कि कौन सा वाला पेपर है यहाँ पर। तो ये बुकलेट आपका है, ठीक है, 2052153, जो कि आयोग की बुकलेट है, जो कि कमीशन ने अपनी बुकलेट दी थी। तो उसी बुकलेट का नंबर यहाँ पर डालना है, अपना पर्सनल वाला बुकलेट नहीं डालना है। ठीक है, तो पर्सनल वाला नहीं डालना है, जो आयोग ने दिया है सिर्फ वही डालना है, और ये तीनों जगह पड़ेगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है, ये वही कॉन्करेंट लिस्ट का इनफेमस क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन जो है आयोग ने 2 और 3 दे दिया था, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी 1, 2 और 3। इसके सोर्सेस क्या क्या मैंने इंक्लूड किए हुए हैं यहाँ पर, वही हैं जिनके बारे में शायद जानकारी है आपको बहुत क्लियरली। एक तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बुक, ये बुक का पहला कवर पेज है। ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया है, जिससे कि उनको आइडिया लग जाए कि भाई हम एकदम ओरिजिनल सोर्स की, गवर्नमेंट के ओरिजिनल सोर्स की बात कर रहे हैं। इसको किसने पब्लिश किया है यहाँ पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने पब्लिश किया है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस विंग। तो इस पर ये क्वेश्चन कभी भी नहीं उठा सकते हैं, इसके अंदर भी चीजें प्रिंट है। और एम लक्ष्मीकांत, जो बच्चों के लिए पॉलिटी का एक सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा बुक है, तो उसका 7th एडिशन में पेज 712 पे इसके बारे में दिया गया है कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, तो एंट्री 33 हम सबकी देख लेते हैं अभी। इसमें सॉल्यूशन में अगर मैं बेसिकली बात करूं तो एग्जैक्टली है क्या कि कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 क्या बोलती है, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फूड स्टफ, कैटल फॉडर, रॉ कॉटन एंड रॉ जूट। ठीक है, तो ये चूंकि इसमें दिया गया है तो ये इंक्लूड होना चाहिए, तो तीनों ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पर ये हस्ताक्षर करना है आप लोगों को, जो भी बच्चा जाएगा, तो जिसने भी अपना क्लेम करना है तो वो अपने सिग्नेचर यहाँ पर करेगा। अब ये क्लेम के लिए यहाँ पर देखिए ऐड किया हुआ है मैंने। ठीक है, सॉल्यूशन में ये चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट है, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बुक है उसके अंदर ही दिया गया है। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने पब्लिश किया है। तो ये कंपैरिजन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका ये रहा आपका 33 वाला एंट्री कॉन्करेंट लिस्ट का, जो कि पेज 323 पर दिया हुआ है। इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत क्लियरली दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, और यूपी पीएससी आयोग को जो है इसको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, कि इसका कोर्स करेक्शन वो डेफिनेटली कराएं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर जो यूनियन लिस्ट है आपकी, इसी में आप पाएंगे कि 41 और 42। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बहुत क्लियरली बताया था कि शायद उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट पे गया था कि ट्रेड एंड कॉमर्स इसमें है, तो इसलिए उन्होंने इससे एक्सक्लूजन ट्रेड एंड कॉमर्स की एंट्री का समझा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स आपका कॉन्करेंट लिस्ट में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं एम लक्ष्मीकांत जी की बुक पे, जो इंडियन पॉलिटी की किताब है, 7वां एडिशन, 712 पेज नंबर। ठीक है, ये 712 पेज नंबर है, 711 ये रहा। 711 पर क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट आपकी दी हुई है, इसमें एंट्री 33 आप पाएंगे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसलिए पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 143 है उसमें डेफिनेटली चेंजेस किए जाने चाहिए। फिर आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब 37 की बात करते हैं, जो कि क्रम संख्या में दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये सॉइल को लेकर है क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसमें क्या सॉल्यूशन और क्या आंसर्स हैं भाई। असर्शन क्या दिया गया था इस क्वेश्चन नंबर 37 में कि रेड सॉइल जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है, जो कि एग्जैक्टली गलत फैक्ट है। ठीक है, इसका आंसर जो होना चाहिए वो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी कि पहला असर्शन गलत है, रीजनिंग सही है।
बट आयोग ने क्या दिया था, इसका 3C वाला आंसर दिया हुआ था कि दोनों ही सही है बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। अब दोनों सही क्यों नहीं हो सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 सोर्सेज रखे और तीनों ही गवर्नमेंट के सोर्सेज, एक भी सोर्स वैसा नहीं है जो कि गवर्नमेंट का ना हो। पहला क्या है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की किताब है, इग्नू की बुकलेट है, इसका बुकलेट कोड क्या है, BGGET141, ठीक है। इसका यूनिट 5 जो होगा सॉइल एंड वेजिटेशन वाला, उसका पेज 13, या ओवरऑल जो PDF है या बुकलेट है ये वाली, उसका पेज 85 है, ठीक है। तो ये सोर्स हमने नीचे डिस्कस किए हुए हैं, अभी मैं दिखा देता हूं आपको। फिर दूसरा सोर्स जो है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बुकलेट है, ठीक है, सॉइल मिनरलॉजी जेनेसिस क्लासिफिकेशन एंड सर्वे। इसका लेसन 4 है मेजर सॉइल ग्रुप्स ऑफ इंडिया, और ये कौन सी यूनिवर्सिटी के तहत, मतलब ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके तहत ये बुकलेट रिलीज की गई है, दिस इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। तो हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि IARI गवर्नमेंट का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसकी ही ये बुकलेट है जो कि बोलती है कि रेड सॉइल नहीं, ब्लैक सॉइल जो है दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप। तीसरा सोर्स मैंने क्या यूज किया है यहाँ पर, ये खड़गपुर कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी का बुकलेट है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो इनको पढ़ाई जाती है, इसके पेज 2 पर आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर पेज 3 और 4 पे मिल जाएगा जो IARI का बुकलेट है। हम नीचे चलते हैं अभी, इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। ब्लैक सॉइल इज द सेकंड लार्जेस्ट, कितना एरिया इंडिया के अंदर, 16.6%, जो कि स्क्वायर किलोमीटर्स में आता है 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। जबकि अगर मैं रेड सॉइल की यहां पर बात करूं आप लोगों से, तो दिस इज लाइक थर्ड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप, ठीक है, जिसका एरिया 10.6 है। तो यानी अराउंड ब्लैक सॉइल जो है वो कम से कम रेड सॉइल से 6% टाइम्स बड़ी है, ठीक है, ओवरऑल एरिया वाइज। अगर मैं ज्योग्राफिकल एरिया वाइज देखूं तो किसी भी सूरत में ये थर्ड है और ये सेकेंड है एल्यूवियल सॉइल के बाद। तो सबसे बड़ा कौन सा है, एल्यूवियल सॉइल है। अब इसके हम लोग सोर्सेस को डिटेल्ड मैनर में देख लेते हैं। ये देखिए इग्नू का बुकलेट है, मैंने बहुत क्लियरली मार्क कर रखा है यहाँ पर कि क्या कोड है बुक का, ताकि हमारे आयोग के जो सदस्य, माननीय सदस्य, उनको ढूंढने में दिक्कत ना हो कि भाई क्या सोर्स यूज करके बच्चे जो हैं एस्पायरेंट्स क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। ये इग्नू का मटीरियल आपका BGGET141, इसमें जो है ब्लॉक 1 में आप देखेंगे तो ये यूनिट 5 है सॉइल एंड वेजिटेशन का। फिर मैंने बाकी के पेजेस हटा दिए हैं यहाँ पर ताकि हमें पढ़ने में दिक्कत ना हो या जल्दी कवर हो सके। ब्लैक सॉइल जो है ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इनको रीगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल्स बोलते हैं। इनका एरिया यहाँ पर जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है, यहीं से मैंने कॉपी किया था ऊपर, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दी गई है कि एरिया इनका कितना 16.6%। जबकि रेड सॉइल जो थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप है इंडिया का, उसका एरिया 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है, विच टर्न्स आउट टू बी 10.6% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। रेड सॉइल्स आर द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑक्यूपाइंग अ वास्ट एरिया ऑफ दिस मच, ठीक है। तो ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वाली बुकलेट जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, ये उस बुकलेट में हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर क्या पाएंगे, ये कोर्स का नाम है सॉइल मिनरलॉजी, यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए हमें कि कोई भी प्राइवेट सोर्स को यूज़ नहीं किया जा रहा है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वेश्चन का फैक्ट है उसके बारे में। फिर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर, तो इसमें हम क्या पाते हैं कि जब सॉइल की बात हो रही है तो ये देखिए मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया, इसी का टेबल है ये। और इसमें ब्लैक सॉइल का एरिया कितना दिया हुआ है इन्होंने, अराउंड 72 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है। और यहाँ पर रेड सॉइल कितना दिया गया, 70 मिलियन हेक्टेयर्स। इसी में एक सॉइल और दिया गया, फॉरेस्ट एंड हिल सॉइल्स, ठीक है, ये 75 मिलियन हेक्टेयर्स है। तो एक्चुअली मतलब रेड सॉइल तो किसी सूरत में सेकंड तो नहीं हो सकता, ठीक है। एल्यूवियल अगर पहले पे है तो उसके जस्ट बाद या तो फॉरेस्ट सॉइल्स आ जाएंगी या फिर ब्लैक सॉइल आ जाएगी, ठीक है। फॉरेस्ट एंड हिली सॉइल्स को भी आप देखेंगे 75 मिलियन हेक्टेयर्स, और उसके बाद फोर्थ नंबर पर कहीं ना कहीं रेड सॉइल है, तो सेकेंड तो किसी सूरत में नहीं है। तो दिस क्वेश्चन नीड्स रिफॉर्मेशन, इसको बदलने की जरूरत है। और इसमें मतलब आंसर बदलने की जरूरत है, क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिस पे क्लेम किया जा सकता है तो डेफिनेटली इसमें पहला वाला असर्शन जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा और दूसरा जो था रीजन जो था वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आयोग को इसका आंसर करेक्ट कर देना चाहिए अपनी रिवाइज्ड की में। तो हमारी तो यही दरख्वास्त है उनसे। और इसके सिवा आगे बढ़ते हैं, ये क्लासिफिकेशन आपने देख लिया, इसके साथ में फिर इसके बाद ये खड़गपुर कॉलेज का जो सेमेस्टर में उनकी पढ़ाई हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के तहत, तो उसमें जो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ा रहे हैं ये लोग खड़गपुर कॉलेज में, तो उसमें देखिए ये ICAR ने डिवाइड किया इंडियन सॉइल्स को 8 मेजर ग्रुप्स में, ठीक है। ये 8 मेजर ग्रुप हैं। इसमें भी अगर मैं बात करूं ब्लैक सॉइल की तो ये वही वाला फैक्ट है जो ऊपर इग्नू दे रहा है, ठीक है। ये रेड सॉइल, ये 10.6% यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे 16.6% की बात कर रहे हैं ब्लैक सॉइल के लिए। तो देखिए 3 सोर्सेज है, तीनों
गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं, तीनों गवर्नमेंट की जो एक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसको डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है एंड कमीशन शुड काइंडली रिकंसिडर इट, ठीक है, और उसको सही करना चाहिए अपना आंसर। फिर फर्दर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। इसमें हम क्या पाते हैं, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है भाई इसका आंसर बदलने की जरूरत है। इसके बहुत सारे सोर्सेज देखिए मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। क्वेश्चन क्या क्या रहा था, ये बोल रहा था कि सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट अभी रिसेंटली हुई है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये पहला वाला गलत होगा, दूसरा वाला आंसर भी गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल साउथ मतलब डेवलप्ड नहीं होता है कभी भी, तो नीदर आंसर होना चाहिए जिसका नीदर 1 एंड 2, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर एज ए प्रत्यावेदक का जो उत्तर होता है ये आप देख सकते हैं। तो ये हम क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और सी इन्होंने दिया हुआ है, जो ऑफिशियल आंसर है हमारा सी है, उसको हटा के बी करना चाहिए, नीदर 1 और 2। रीजन क्या है, तो हम इसमें बता देते हैं कि सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है वो नवंबर 2023 में हुई थी, और थर्ड वाली जो थी वो थर्ड वाली अभी अगस्त 2024 में हुई है। तो ये पेपर चूंकि हमारा देखिए अभी दिसंबर 2024 में हुआ है, तो दिसंबर 2024 में होने की वजह से अगर हमसे पूछा जा रहा है कि रिसेंटली कॉन्क्लूडेड, तो रिसेंटली कॉन्क्लूडेड में हमारी ये थर्ड वाली आएगी, ठीक है। थर्ड वाली यानी जो अगस्त में हुई है, ना कि नवंबर वाली लास्ट ईयर की। अगर वो हमसे पूछते तो 2023 की लास्ट कौन सी हुई थी, ठीक है, तो शायद वो आंसर हो जाता है। या फिर अगर ये पेपर जुलाई 10 को हो जाता, ठीक है, जिसके हिसाब से लग रहा है कि करंट अफेयर डिजाइन किए गए हैं, तो जुलाई 10 वाले में अगर पेपर होता तो डेफिनेटली आपका सेकंड वाला आंसर सही होता। लेकिन अभी इस सूरत में ये क्वेश्चन भी 100% चेंज करने की जरूरत है इसका आंसर। इट्स आंसर शुड बी नीदर 1 और 2, ठीक है। फिर इसके सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो हमारा MEA का वेबसाइट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर PIB में भी इसके ऊपर आर्टिकल्स निकले हैं, जितने न्यूज़पेपर है सबने ही इसका कवरेज किया हुआ है। DD न्यूज़ पे भी या अदर न्यूज़ चैनल पे भी इसका डिस्कशन हुआ है, और इससे जुड़े हुए जो आर्टिकल्स है मैं नीचे दिखा देता हूं। द हिंदू में छपा है, इंडिया टू होस्ट थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कब का है, 14 अगस्त 2024। फिर भारत प्रोग्रेस रिपोर्ट, ओवर 100 नेशंस अटेंडेड थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है। ये भी हाल ही का जो है, उसमें कम से कम 100 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके बारे में है ये कि थर्ड वॉइस ऑफ, देखिए थर्ड हो रखी है ना, तो थर्ड हो रखी है तो इसका मतलब ये है कि सेकंड तो रिसेंटली कंक्लूडेड नहीं है किसी भी तरीके से। तो ये बात हो गई। फिर थर्ड यहाँ पर इसमें भी है, इंडियन न्यूज़ नेटवर्क पे, इकोनॉमिक टाइम्स में भी वही छापा हुआ है। तो ओवरऑल हर जगह से आपको वही चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। देखिए ये अगस्त 2024 का है, इसमें थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 17 अगस्त को जो हुई है, इसमें इंडिया होस्टेड, या बहुत ही क्लियरली पढ़ सकते हैं यहाँ पर, इंडिया होस्टेड द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑन 17 अगस्त 2024 इन ए वर्चुअल फॉर्मेट। तो अब ये चीज़ जो है यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं इस चीज़ के लिए कि भाई ठीक है अभी थर्ड हो रखी है, तो इसको ही करेक्ट मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है बैराम खान। ये देखिए 4 क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है, ये भी 100% फैक्चुअली जो है इनकरेक्ट दिया गया है, इसको भी हमें बदलने की जरूरत है, ठीक है। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि अकबर ने खाने खाना का टाइटल दिया था जो बैराम खान को, जो कि गलत है। दूसरा क्या है, ये टाइटल उस समय नहीं दिया गया था जब बैराम खान वजीर बने, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन इसमें जो आयोग ने आंसर दिया था वो ओनली 1 दिया था, यानी कि पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें जो है आंसर होना चाहिए था डी, ओनली 2, है ना। ओनली 2 क्यों होना चाहिए था, क्योंकि दूसरा सही है, पहला गलत है। रीजन क्या है वो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, और ये जिस किताब में दिया गया है वो भी मैं बताता हूं। पहले मैं बता देता हूं हुआ क्या एग्जैक्टली। हुमायूं ने ये टाइटल जो दिया था खाने खाना का, वो बैराम खान को दिया था 1555 में, आफ्टर द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा एंड सरहिंद, ठीक है। फिर बैराम वजीर जो बने थे मुगल एम्पायर के, वो 14 फरवरी को बने थे 1556 में। इसी दिन अकबर की भी ताजपोशी हुई थी, यानी कि अकबर को राजा बनाया गया था 14 फरवरी 1556 को। जबकि हुमायूं की डेथ कब हो गई थी, हुमायूं की डेथ हुई थी जनवरी 27 1556 को, ठीक है। ये डेट में मुझे थोड़ा सा लग रहा है 27 या 28 है, लेकिन जनवरी 1556 में इनकी डेथ हो गई थी हुमायूं की, और 1555 की बैटल में इनको टाइटल दे दिया था। और चूंकि बैराम खान की फैमिली जो है थ्रू आउट सर्व की है, जैसे कि बैराम खान के जो वालिद थे यानी कि पिताजी जो थे, जो फादर थे, उन्होंने बाबर को सर्व किया था, ठीक है। उनके बेटे बैराम खान ने बाबर को भी सर्व किया और हुमायूं को भी सर्व किया और अकबर को भी सर्व किया। फिर बैराम खान के जो बेटे थे, यहाँ पर कौन है, अब्दुल रहीम जो थे, इन्होंने किसको सर्व किया, इन्होंने अकबर को सर्व किया। तो फिर यहां पर अकबर जो है, अकबर ने वो टाइटल खाने खाना का बैराम खान के बेटे अब्दुल रहीम को दिया था, ठीक है, जो कि इनके मिलिट्री जनरल भी थे। तो ये कहानी की तरह आप समझेंगे जब हिस्ट्री को, तो बहुत ही क्लियरली समझ में आएगी, स्पष्ट समझ में आएगी। तो पहली चीज क्या है कि हुमायूं ने टाइटल दिया, फिर उनके बेटे को अकबर ने टाइटल दिया अब्दुल रहीम को। तो हमें ये फैक्ट जो है ये गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। ये पहला 100% गलत है स्टेटमेंट, पहला गलत है, दूसरा सही है, आंसर शुड बी डी। अब ये किताब किसने
लिखी है, मैं सोर्स कौन सा यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ, तो अटेंडेंट लॉर्ड्स, ये बुक का नाम है, देखिए अटेंडेंट लॉर्ड्स बैराम खान एंड अब्दुल रहीम कॉटियर्स एंड पोइट्स इन मुगल इंडिया। इसके ऑथर हैं टीसीए राघवन, जो कि इंडियन फॉरेन सर्विस के 1982 बैच के ऑफिसर रहे हैं। तो इन्होंने ये किताब लिखी है, इसके पेज 42 पर ये चीज़ दी गई है, ठीक है। और ये किताब अभी कहाँ रखी है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में। अब मैं नीचे सोर्सेज दिखा देता हूँ आपको। ये कवर पेज है बुक का, इस तरीके से ये किताब दिखती है अटेंडेंट लॉर्ड्स वाली आपकी, जब आप खरीदने के लिए जाएंगे इसमें आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। इसके पहले ही चैप्टर में, बैरम खान वाले चैप्टर में, आपको ये स्टोरी पूरी की पूरी मिल जाएगी पेज 42 पे। ये देखिए यहाँ पर रखी हुई है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर, जो कि सप्रू हाउस है बाराखंबा रोड पे, जो कि बाराखंबा रोड एक बहुत जानी मानी रोड है दिल्ली की, जहाँ पर बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर लोकेटेड हैं। तो अटेंडेंट लॉर्ड्स जो है ये बैरम खान वाला आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत क्लियरली 2017 में लिखी गई थी। पब्लिशर भी कोई ऐसा नहीं है रैंडम, हार्पर कॉलिंस बहुत ही रिनाउंड पब्लिशर है। इसकी सारे फैक्ट्स जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लेम किए जा सकते हैं। इसका एक्सेशन नंबर क्या, कॉल नंबर, अगर किताब की बात करूं तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी को भी ट्रेस करना है तो यू कैन टेक द हेल्प, है ना। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें दिया क्या गया एग्जैक्टली। तो पहला मेजर एंगेजमेंट जो मुगल और अफगान के बीच में हुआ वो लुधियाना मई 1555 में हुआ। लुधियाना में हुआ था जब मुगल्स और अफगान आपस में लड़ गए थे, ठीक है, इनकी बैटल चालू हो गई थी। इसके बाद ही जो है जब विक्ट्री की बात आती है ना, जब इस लड़ाई में मच्छीवाड़ा में जो लड़ाई हुई, मच्छीवाड़ा कहाँ पे था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मच्छीवाड़ा जो लुधियाना के पास लोकेटेड है, यहाँ पर अफगानिस्तान और मुगल सेना आपस में लड़ रही थी, ठीक है। तो इसी के बाद जब वो जीत की न्यूज़ मिलती है, हुमायूं को मिलती है, तो उन्होंने बैरम खान को बहुत सारे टाइटल्स दिए और उसमें से एक टाइटल था टाइटल ऑफ खाने खाना, ठीक है। यह बहुत क्लियरली पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मुगल्स चूंकि आउटनंबर्ड थे बट दे कैरीड द डे ऑन अकाउंट ऑफ द इफेक्टिव यूज ऑफ माउंटेड आर्चर्स, ठीक है, यानी कि घुड़सवार जो थे वो जिस तरीके से धनुष बाण चला रहे थे, तो उसके बेसिस पे मुगल्स बच गए यहाँ पर। और मच्छीवाड़ा ने डिमॉन्स्ट्रेट किया मुगल्स को कि जो हिंदुस्तान को वापस से अगर जीतना है तो वो पॉसिबिलिटी एक है, अभी पॉसिबिलिटी हाथ से गई नहीं है। जैसे शेरशाह सूरी से हुमायूं हार गए थे तो उसके बाद से इनका पलायन हो गया था, लेकिन अभी भी ये वापस रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे दिल्ली को, ठीक है। तो इसीलिए वो मच्छीवाड़ा की बैटल जो है इनको दिखाती कि एक पॉसिबिलिटी है। तो जब बैरम खान वहां लड़ने गए तो इन्होंने ओवरऑल मुगल को जीत दिलाई और उसी जीत से खुश होकर हुमायूं ने बैरम खान को टाइटल ऑफ खाने खाना दे दिया था। और भी टाइटल दिए थे, ये मैं पहले भी वीडियो में पढ़ चुका हूं अपने दूसरी वाली। यार वफादार हो गया, हमदम गम गुसार हो गया, बिरादर निकुसियार हो गया और फरजंद सादतमंद यानी कि ऑस्पिशियस सन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पर कि ये टाइटल जो दिया गया है, ये टाइटल जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। यही क्लेम किया जा रहा है कि अकबर ने दिया था, जो कि नहीं दिया था। यहां पर किसने दिया था ये टाइटल, हुमायूं ने दिया था। इसी का एक और इसी में जिक्र मिलता है आगे चल के, इसी पेज पर है, पेज 42 पे। जब ये ऊपर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर ये चीज़ जो हुमायूं ने बैरम को दी है टाइटल ऑफ खाने खान, तो यहाँ पे भी है कि सम सोर्सेज सजेस्ट दैट हुमायूं कन्फर्ड द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम ऑन आफ्टर द विक्ट्री ऑफ एट सरहिंद, नॉट आफ्टर मच्छीवाड़ा। तो कुछ भी हो, मतलब बैटल चाहे मच्छीवाड़ा की बैटल हो या सरहिंद की बैटल हो, अल्टीमेटली हुमायूं ने खाने खाना का टाइटल दिया था, ना कि अकबर ने। अकबर ने नहीं दिया था, ठीक है। अकबर ने इनके बेटे को दिया था जो कि थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है, ये मास कोरल डेथ्स की बात कर रहा है, कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग की बात कर रहा है। इसमें आयोग ने क्या आंसर दिया था, आयोग ने इसमें आंसर दिया हुआ है बी, ठीक है, इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। बट मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता हूँ कि चूंकि 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कभी भी नहीं बढ़ा है ना, कभी भी इंडियन ओशियन का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ा है। तो ये क्वेश्चन को रूल आउट करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैं सभी स्टूडेंट्स की तरफ से यहाँ पर कहना चाहता हूँ कमीशन को कि भाई आपने कंसीडर करना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं हुई है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसको प्लीज़ डिलीट कर दीजिए, ताकि जो बच्चे मतलब एक मजबूरी में यहाँ पर आंसर्स को क्लेम कर रहे हैं या टिक मार के आए, क्लेम तो नहीं, टिक मार के आए हैं, तो वो जो है डेफिनेटली उनका नंबर यहाँ पर ना घटे, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस कभी बढ़ा नहीं है। तो किसी बच्चे ने आपका यहाँ पे मरीन पोल्यूशन टिक किया होगा, तो किसी ने कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, वो किसी ने ये 2 डिग्री ही मारा होगा। लेकिन चूंकि फैक्ट्स गलत हैं तो किसी ने कुछ भी टिक लगाया हो, ये क्वेश्चन ही हटना चाहिए, ना किसी का फायदा हो ना किसी को नुकसान हो, क्योंकि ऑप्शन ही कोई तालमेल नहीं खा रहा है यहाँ पर।
फिर फर्दर इसके सोर्सेज क्या हैं? पहला सोर्स तो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का डिपार्टमेंट है और ये पुणे में लोकेटेड है। इसकी एक रिपोर्ट है जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी अप्रैल में भी, मई में 2024 में। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट के जो क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं, ये सबसे क्रेडिबल है। देखिए पार्लियामेंट के जो क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं वो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से पार्लियामेंट के अंदर आंसर किया गया है, वो 19 दिसंबर 2024 का ही एक है, ठीक है, जो कि पीआईबी में पब्लिश हुआ है। तो ये तो अभी हार्डली पेपर के 3 दिन पहले का एक है जो कि पार्लियामेंट्री आंसर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इसको कंसिडर किया जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, जो कि मतलब पीआईबी में पब्लिश हुआ है 19 दिसंबर को और उसके कुछ ही टाइम पहले इसको पार्लियामेंट में आंसर किया गया है। तीसरा सोर्स क्या था? डाउन टू अर्थ मैगजीन, अप्रैल 2024 का आर्टिकल है। चौथा सोर्स क्या है? आईपीसीसी की रिपोर्ट। पांचवा सोर्स क्या है? यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। देखिए बहुत सारे फैक्ट्स हैं यहाँ पे कि 2 डिग्री सेल्सियस आज तक नहीं बढ़ा है, ठीक है, तो नहीं बढ़ा है तो वी शुड नॉट कंसिडर इट। रीजनिंग हम क्या दे रहे हैं कि वही इंडियन ओशन टेम्परेचर हैज नेवर इंक्रीज्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, फैक्चुअली इट इज इनकरेक्ट as the maximum increase seen is of 1.2 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम जो टेम्परेचर आज तक बढ़ा है इंडियन ओशन का वो 1.2 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें किसी भी सूरत में इसको नहीं लेना चाहिए। फर्दर यूनाइटेड नेशंस क्या बोलता है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ गया टेम्परेचर तो उसका मतलब है 100% कोरल रीफ्स खत्म हो जाएंगे। क्या ऐसा हुआ है भारत में कि 100% कोरल रीफ्स खत्म हो गए हों? ऐसा भी नहीं हुआ है और यही रिपोर्ट्स जो है बताती हैं कि कभी 2 डिग्री सेल्सियस नहीं गया है। यहीं पर मैंने सारी जानकारी दी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस देखिए ये स्टेट कर रही है कहाँ पे? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, लोकसभा के अंदर, कि सी सरफेस टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का इट हैज इंक्रीज्ड बाय अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या दिया है? आपने 2 डिग्री सेल्सियस दिया है, जबकि हमारी खुद की मिनिस्ट्री जो है, सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है, वो हमको बता रही है कि 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा है सिर्फ, है ना। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है तो हम 2 डिग्री सेल्सियस को एक गलत फैक्ट ही तो लेंगे भाई। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी ओशियन का बढ़ जाना मतलब वहाँ के एक्वेटिक जो फ्लोरा या फाउना है तो उसके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आप तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए, अगर उसको 2 डिग्री पेश करोगे तो ये बहुत बड़ा फैक्ट हो जाता है। इट मस्ट नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रू फैक्ट। देखिए ये पीआईबी में है और मैंने नीचे इसको कवर भी किया यहाँ पर, ठीक है, हम इसको तुरंत ही देख सकते हैं। फिर पार्लियामेंट क्वेश्चन राइज इन अर्थ टेम्परेचर, तो ये देखिए 19 दिसंबर का है, ये बहुत इजीली ये पीआईबी दिल्ली ने पब्लिश किया है। पेज वही है, ये पीआईबी की वेबसाइट भी आप देख सकते हैं कि एज इट इज़ जो इनका HTTP है वो यहाँ पर वेबसाइट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है, तो इससे ताकि कोई डाउट ना रह जाए कि कितना पुराना आर्टिकल है ये। फिर आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट देखिए ये कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, और सारे कंसिडरेशंस की बात करके जो है, जो यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया है वो क्या है? द सी सरफेस टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1951 से 2015, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस ही खाली बढ़ा है, ठीक है। और अर्थ का, इंडिया का टेम्परेचर कितना बढ़ा है यहाँ पर? 7 डिग्री सेल्सियस, 0.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0.7 डिग्री सेल्सियस। फिर इंडियन द हिंदू में रिपोर्ट आती है, तो हिंदू क्या बोलता है कि 1950 से 2020 तक 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। इन्होंने कितना बोला था? 1951 से लेकर 2015 तक। तो मैं कह रहा हूं कि इसी में अगर 5 साल और बढ़ा दिए जाएं तो ये 1 डिग्री सेल्सियस का हो गया है 1.2 डिग्री सेल्सियस, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 डिग्री सेल्सियस। मेरा सिर्फ इतनी सी ही रिक्वेस्ट है कि भाई ये 2 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, ठीक है, आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। फिर यूनाइटेड नेशंस जो है इसने भी यही बोला हुआ है कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज होता है तो 100% लॉस हो जाएगा कोरल्स का, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कि ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस नहीं। फिर और भी आर्टिकल्स हैं, देखिए ये IITM की रिपोर्ट है यहाँ पर जो स्टडी है, उसके अनुसार क्या है? 1.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी बढ़ा है, वही फैक्ट्स हैं सारे के सारे जो हम ऊपर कवर कर रहे थे। ये एक और पीआईबी का आर्टिकल है, 24 मार्च 2022 को पब्लिश हुआ था पीआईबी दिल्ली की तरफ से, यहाँ पे भी 1 डिग्री सेल्सियस बोला गया है। तो ओवरऑल जो है वो चेंज नहीं हुआ है टेम्परेचर का जो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि भाई कमीशन को इसका आंसर जो है डिलीट करना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये सबके ही एक्चुअली जब मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो कोई भी स्टूडेंट हो, भले उसको आता हो या ना आता हो, ये क्वेश्चन ही उचित नहीं है कंसिडर करना। तो दैट्स माई रिक्वेस्ट टू द कमीशन। फर्दर हम क्वेश्चन 122 की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्लेम करने का। तो इसमें जब हम जा रहे हैं अंदर तो आर्टिकल ये उसके ऊपर है, इमरजेंसी के ऊपर है, ठीक है। तो आर्टिकल 352 इस पर आयोग ने क्या दिया हुआ था कि भाई दोनों ही सही हैं बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, यानी कि ए वाला पार्ट इन्होंने दिया था कि 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, इसको भी इन्होंने सही मान लिया है, जो कि सही नहीं माना जाना चाहिए था, ठीक है। तो ए इज ट्रू, इसका आंसर क्या डी होना चाहिए था, जिसमें से पहला असर्शन सही है, रीजनिंग जो है वो गलत है। रीजन क्या गलत है? इमरजेंसी कभी भी
किसी भी टाइम नहीं लगाई जा सकती, ठीक है, उसके कुछ प्रावधान होते हैं और उसी के बेसिस पे लगा सकते हैं। अगर यही चीज़ आप 1976 से पहले बोलते हैं, 1975 में हम सभी को पता है कि इमरजेंसी भारत में लगाई गई है, ठीक है, तो 1976 में इसके बारे में कुछ बदलाव किए गए थे नेशनल इमरजेंसी के बारे में, और कहा गया था जब रिटर्न रिकमेंडेशन जाएगी किसकी, कैबिनेट की, किसको जाएगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो ही जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ में 3 कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, एक वॉर, एक एक्सटर्नल एग्रेशन, एक आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। आर्म्ड रेबेलियन में पहले क्या हुआ करता था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पर लगाया जा सकता था इमरजेंसी, लेकिन इसको हटा दिया गया 1976 में, ताकि उसका दुरुपयोग ना किया जा सके। पहले 1975 जब लगाया गया तो क्यों लगाया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस, देखिए डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में ओपोनेंट्स तो होंगे ही, तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को यूज करके आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते, तो इसको ही एड्रेस किया गया था यहां पर। तो ये इट मे टेक प्लेस एट एनी टाइम, वो तब होता जब आप 1975 में ये क्वेश्चन बनाते, ठीक है, तब शायद ये कंसीडर इसको सही कर लिया जाता कि भाई ठीक है कभी भी लगा सकते हो, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री को बोलना है, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को बोलना है कि भाई आप इमरजेंसी लगा दो, नेशनल इमरजेंसी लगा दो, वो रीजन कुछ भी हो आप इमरजेंसी लगा दो, कोई पूछा पाछी नहीं है उसमें। रीजन क्या दे देंगे, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस दे देंगे। आज की डेट में रियलिटी क्या है, जब हम 2024 में बैठे हुए हैं, तो 1976 और उसके बाद भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, तो नेशनल इमरजेंसी में सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए आपको, रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन चाहिए कि इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, किन 3 चीज़ों से, या तो वॉर से, या एक्सटर्नल एग्रेशन से, या फिर आर्म्ड रेबेलियन से। तो क्या आर्म्ड रेबेलियन कभी भी हो जाता है, नहीं। क्या रायोट्स को कंसीडर कर सकते हो इसमें, वो डिपेंड करता है सब्जेक्टिविटी पे कि भाई आर्म्ड रेबेलियन है कि नहीं है, वरना नॉर्मल रायोट्स कभी भी इस तरीके से कंसीडर नहीं किए जाते हैं। तो ओवरऑल इट मे टेक प्लेस एट एनी टाइम, तो हमें अपने घर वाली भाषा में इसको नहीं कंसीडर करना चाहिए लिटरल सेंस में कि भाई हाँ ठीक है हमारे साथ कभी भी अनहोनी घट सकती है, कुछ भी उसका पता नहीं, तो वो ऐसा नहीं है। इमरजेंसी के लिए कुछ प्रावधान है, वही जब लागू होंगे तो ही कंसीडर किया जाएगा। तो क्वेश्चन 122 में क्या है, रीजनिंग, एन इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम, दिस रीजन इज फॉल्स, ठीक है। एन इमरजेंसी कैन नॉट टेक प्लेस ऑन इट्स ओन एट एनी टाइम, दिस इमरजेंसी इज कंडीशन ऑन 3 इवेंट्स, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, यही मैं काफी देर से आपको बता रहा हूं। तो दीज आर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, ठीक है, ये दिस इज नॉट लाइक कि एनी टाइम वाला सीन नहीं है, ये स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही सिर्फ लग सकता है, ठीक है। और इसका इंटरप्रिटेशन जो है इसको आपको देखना चाहिए कि ये हमेशा ही कंडीशन है 3 इवेंट्स पे। ये वो पेज है जिसमें पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की यहाँ पर देखिए बात हो रही है। तो होप दिस इज क्लियर टू यू, और इसके अंदर वही डिटेल है जो आप सभी बच्चों के पास है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इमरजेंसी कभी भी नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि जब रीजन में इमरजेंसी शब्द का यूज हुआ है तो इट मींस कि वो असर्शन में जो नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है ना, उसके कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी की बात है तो ये सिर्फ 3 चीज़ों पे ही लग सकती है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है ये पेपर का, इस पेपर का जो आयोग ने बुकलेट दी है हमें 2052-153, और इसमें क्वेश्चन 16 जो है इसमें क्या दिया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है रॉयल इंडियन नेवल रिवोर्ट को, अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट और अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। आयोग ने आंसर दे दिया था 4321 ये दिया था, जो कि गलत है, आपको इसको रिकंसिडर करना चाहिए, और 4123 इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है। कैसे हो सकता है, देखिए इसके कुछ सोर्सेज मैंने दिए, मैं बता देता हूं। यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट्री जो कलेक्शंस हैं, कलेक्शन 1 और 2, उसका एक डॉक्यूमेंट है। फिर सोर्स 2 क्या है, यूके पार्लियामेंट का हैंसार्ड करके जो होता है वो कलेक्शन होता है, जितने भी यूके पार्लियामेंट के अंदर डिबेट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सब का कलेक्शन हैंसार्ड के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो ये भी इजिली अवेलेबल है ऑनलाइन, आप सीधे इसको देख सकते हैं। तीसरा क्या है, एनसीईआरटी है, जो कि एक पर्टिकुलर उसके लिए कि इंटरिम गवर्नमेंट कब बनी, तो एनसीईआरटी बहुत क्लियरली डेट लिखी हुई है, टाइम लिखा हुआ है। सोर्स 4 जो है ये एक डॉक्यूमेंट है किस चीज़ का, मैरीटाइम हिस्ट्री सोसाइटी का, जो कि इंडियन नेवी की सोसाइटी है, यानी कि जो इंडियन नेवी की हिस्ट्री रही है उसका डॉक्यूमेंट एक है, उसमें पब्लिश हुआ था, ठीक है। और उसी को डेक्कन हेराल्ड ने फर्दर अभी रिसेंटली पब्लिश किया था, ठीक है। तो हमें इस तरीके से कवरेज यहाँ पर मिला है। तो जब इनको हमने सोर्सेज को सही से यूज़ किया तो पता चला कि अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है हमारा वो जनवरी 1946 में हुआ था, ठीक है, और ये 22 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। दूसरा रॉयल इंडियन नेवल रिपोर्ट जो है ये 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। फिर इसका भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यही डेक्कन हेराल्ड वाला जो इंडियन नेवी वाला रिपोर्ट है इसमें पब्लिश हुआ है।
फिर तीसरा क्या, अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946 को हुआ है, यानी एक दिन बाद जो है कैबिनेट मिशन अनाउंस हुई है, और लास्ट में इंटरिम गवर्नमेंट जो कि 2 सितंबर 1946 को बनाई गई है, 2 सितंबर 1946 को, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ही क्लियरली है। अराइवल ऑफ यूके पार्लियामेंट्री सबसे पहले आ रहा है, जो कि ऑप्शन 4 है यहाँ पर आपका। तो इस तरीके से ये 4, 1, 2, 3 आपका ऑप्शन बनेगा। इसके सोर्सेज यहाँ पर ये 22 वाला जो है मैंने कवर किया हुआ है, ये मैं जो है आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 22 जनवरी 1946 दिन क्या था, ट्यूसडे था। 23 जनवरी 1946 दिन वेडनेसडे था। इस दिन जो है ये क्या क्या होने वाला है, मद्रास का टाइम टेबल देखिए बहुत साफ साफ लिखा है, तो मद्रास में क्या होने वाला है 22 को वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर। तो कौन सा मिलिट्री सेक्रेटरी किससे मिलेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दी गई। फिर 23 को कौन किससे मिलने वाला है ये सब दिया। देखिए खान बहादुर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, राव बहादुर का लिखा है, इस तरीके से बाकी लोगों का लिखा है। तो 1946 का पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है ये जनवरी फरवरी में इंडिया का टूर कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ जो हमारे पास एविडेंस है तो वी शुड यूज इट, राइट। फिर इसके बाद दूसरे पे चलते हैं, जो इमीडिएटली इसके बाद वाला इवेंट है वो 18 फरवरी वाला है। नेवल रेटिंग्स का रिवोल्ट जो है 18 फरवरी 1946 को हुआ था, और ये बहुत सारे शिप्स पे हुआ था, इसीलिए इसका एक कोमेमोरेटिव इवेंट रखा जा रहा था मुंबई के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट जो है मैरीटाइम हिस्ट्री सोसाइटी इंडियन नेवी है, फोटो का क्रेडिट प्लस डॉक्यूमेंट का क्रेडिट। फिर इसके बाद कैबिनेट मिशन टू इंडिया, ये देख सकते हैं आप 19 को हुआ। ये देखिए ये हैंसार्ड जो है हिस्ट्री हैंसार्ड, ये जितना भी यूके की पार्लियामेंट के अंदर जो भी डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होते हैं, उसका कलेक्शन सब इस हैंसार्ड के अंदर होता है। तो इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं चीज़ों को। तो इनकी मेजेस्टी की गवर्नमेंट यहाँ कुछ कह रही है, डिसाइड करती है विद द अप्रूवल ऑफ हिज मेजेस्टी टू सेंड आउट टू इंडिया स्पेशल मिशन ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ, फिर वही लोग हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी, ठीक है। तो ये वही 3 लोग हैं जो कैबिनेट मिशन में आए हुए थे। तो उसी के बारे में डिस्कशन किस दिन हुआ है ये वाला, और अनाउंसमेंट कब हुई है 19 फरवरी 1946 को। फिर इसके बाद लास्ट वाला 2 सितंबर को ये इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई गई है कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा बनाई गई। नेहरू उसमें वाइस प्रेसिडेंट बने थे 2 सितंबर 1946 को। तो दीज आर द 7 क्वेश्चंस विच नीड आंसर करेक्शन, है ना, आंसर का रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आयोग है वो ये आंसर्स में तब्दीली लाएगा, बदलाव लाएगा, और सही आंसर्स को मार्क करके वापस से रिविजिट करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है बच्चों की जो प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं उनका आप रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो इसी के साथ मैं बोलूँगा कि ठीक है ये लेक्चर तो ख़त्म होता है, बाकी मेंस की तैयारी जो है आप लोग अभी से स्टार्ट कर दो। अब जितना भी होना था, मतलब 31 इज़ द लास्ट डे दिसंबर में, उसके बाद जो भी रिजल्ट आना होगा आएगा। फिर इसके बाद जो भी टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग चैट कर रहे हैं या जहाँ भी इंगेज्ड हैं, तो मेरे हिसाब से वो सारी इंगेजमेंट्स और चैट रिगार्डिंग पेपर जो है आपको रोक कर फिर मेंस पर फोकस करना चाहिए। रीज़न क्या है कि इन केस होता है तो मेंस लिखना है, नहीं होता है तो 2025 का प्रीलिम्स लिखना है, और प्रीलिम्स भी अब बहुत दूर नहीं रह गया है, हार्डली आपको 1 महीना और मिलेगा कि आप मेंस की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद वापस से आप प्रीलिम्स में लग जाएंगे, शायद फरवरी अंत में या फरवरी की शुरुआत में। तो मेरे ओपिनियन में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत टाइम है आपके पास, यू शुड फोकस ऑन द राइट थिंग्स राइट नाउ, ठीक है, राइट थिंग्स राइट नाउ पे आप फोकस करिए, और ठीक है इसी के साथ मेहनत करिए। जय हिंद आप सभी को, और कोई भी ज़रूरत लगे तो यू नो हाउ टू कॉन्टैक्ट मी, प्लस मेहनत करते रहिए, ठीक है, मेहनत से ऊपर कुछ भी नहीं आता है। और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे।